मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धरणीधर वैष्णव और इतिहास की अगली क्लास सिंधु सभ्यता के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पिछली जो क्लास थी वो थी सिंधु सभ्यता की जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। आज की जो हमारी क्लास है वो है सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में कि समाज में क्या प्रचलन था, किस तरह से रहन सहन था, क्या स्थिति समाज में रही होगी। केवल अनुमान और कल्पना है इतिहासकारों की, ऐसा कोई वास्तविक तथ्य नहीं मिला है। केवल जो उत्खनन से सामग्री प्राप्त हुई है उनके आधार पर और जो तथ्य मिले हैं उत्खनन से उन्हीं के आधार पर निर्धारण किया गया है कि समाज कैसा रहा होगा, क्या स्थिति समाज में रही होगी। तो सबसे पहले बात करें स्थिति की, तो देखिए समाज में हमेशा कहीं न कहीं किसी भी समाज में एक वर्ग की या किसी एक चीज का प्रभाव रहता है कि राजतंत्रात्मक शासन है, प्रजातंत्रात्मक है या किसी अधिनायकवाद है, तो इस तरह की स्थितियां बनी रहती है। तो जो निष्कर्ष निकलता है वो कुछ अलग है और इतिहासकारों का मत कुछ अलग है। तो स्थिति के बारे में बात करें, नंबर एक जो इतिहासकार है, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्टिमर व्हीलर साहब की। तो व्हीलर साहब का कहना है, सभी इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हीलर साहब की। तो वो उनका कहना है कि जो सिंधु प्रदेश है, जितने भी प्रदेश थे, उन सबका जो शासन है वो था मध्यम वर्गीय जनतंत्र के हाथ में था, यानी मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में था। कुलीन वर्ग में नहीं था और जो निचला तबका था उसके पास भी नहीं। मध्यम वर्गीय जो जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वो यहां पर कायम थी। तो व्हीलर साहब का क्या कहना है, मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक, यानी ये प्रजातंत्र या जनतंत्र को स्वीकार करते हैं व्हीलर साहब कि यहां पर जो सभ्यता का शासन था वो मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों में था। और साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि धर्म का प्रभाव था, धर्म की महत्ता यहां पर स्वीकार की गई है, धर्म की महत्ता को स्वीकारा गया है कि धर्म पर आधारित शासन था, ऐसा व्हीलर साहब ने स्वीकार भी किया है कि जनतंत्रात्मक तो था ही, साथ में मध्यम वर्ग भी यहाँ पर कुछ मध्यम वर्ग का जनतंत्र तो था ही, साथ में धर्म भी पर आधारित ये शासन था। नंबर दो बात करते हैं स्टुअर्ट पिगॉट साहब की। पिगॉट साहब का भी कुछ इसी तरह का कहना है। देखिए सबके अपने स्वतंत्र विचार हैं। तो पिगॉट साहब का जो कहना है कि यहां पर जो सिंधु सभ्यता थी वहां ना तो मध्यम वर्ग के हाथ में था, ना किसी कुलीन वर्ग के हाथ में। जो पुरोहित वर्ग था यानी पुजारी वर्ग था जो समाज में, उसका यहां पर प्रभाव था और वही शासन सत्ता संभालता था। तो किसका प्रभाव बताया उन्होंने, पुरोहित वर्ग का। ये विचार किसका है, स्टुअर्ट पिगॉट साहब का कहना है कि यहां पर समाज में जो है पुरोहित वर्ग यानी पुजारी वर्ग का प्रभुत्व था। हंटर साहब की बात करें, इतिहासकार जो विदेशी इतिहासकार है उनमें हंटर साहब का इसके महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनका कहना है कि इन्होंने देखो केवल एक स्थान के लिए विशेष के लिए कहा है, मोहनजोदड़ो के लिए कहा है कि मोहनजोदड़ो का जो शासन है वो राजतंत्रात्मक नहीं, कैसा था, जनतंत्रात्मक। केवल किसके लिए कहा है इन्होंने, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का शासन कैसा था, राजतंत्र नहीं था, ध्यान रहे राजतंत्रात्मक क्या था, नहीं था, कैसा था, जनतंत्रात्मक। ऐसा कहना है किसका, हंटर महोदय का। नंबर जो अगला मत की बात करें, अगला जो सिद्धांत है इसके बारे में वो है मेके साहब, और इनका कुछ अलग विचार है। वो कहते थे कि प्रतिनिधि शासक के हाथ में यहाँ का मोहनजोदड़ो का शासन था। किसका कहना है, मेके साहब। उनका कहना है कि जो इन्होंने भी मोहनजोदड़ो के लिए कहा है, तो मोहनजोदड़ो का शासन जो है वो प्रतिनिधि किसके हाथ में था, प्रतिनिधि वर्ग के पास में, यूं कह सकते हैं, यानी जनता का चुना हुआ व्यक्ति हो सकता है प्रतिनिधि शासक
के हाथ में यहाँ का शासन था, ऐसा कहना है मेके साहब का। तो ये स्थिति के बारे में बात कर रहे थे कि स्थिति समाज में यानी जो कहें कि यहाँ की शासन व्यवस्था की स्थिति क्या थी। व्हीलर साहब का अलग अलग मत है, इनके बारे में कई बार प्रश्न किया जा सकता है कि व्हीलर साहब का क्या मत है। मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन और धर्म, इन्होंने की धर्म का प्रभाव इस पर शासन व्यवस्था पर था। दूसरा है स्टुअर्ट पिगॉट साहब, इनका कहना है कि पुजारी या जो पुरोहित वर्ग था उसका यहाँ पर प्रभाव था या वही शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। हंटर महोदय का कहना है केवल मोहनजोदड़ो के लिए कहा है इन्होंने कि यहाँ का शासन राजतंत्रात्मक नहीं है, कैसा है, जनतंत्रात्मक। और मेके साहब का कहना है कि मोहनजोदड़ो का शासन कैसा है, प्रतिनिधि शासन है, यानी जनता का चुनावा प्रतिनिधि था। इसके आधार पर निष्कर्ष जो निकलता है, यानी इतने विद्वानों के जो बात कही है उन सब का कंक्लूजन अगर निकालें तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इनमें से कोई सा ही मत नहीं है सही। वास्तविक जो मत है वो निकल कर आता है कि यहाँ का जो शासन है यानी संभवतः सभ्यता का शासन है, सिंधु सभ्यता का शासन जो है वणिक वर्ग के हाथ में था। वणिक मतलब व्यापारिक। ये महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर आता है किसके शासन में, किसका योगदान है या किसके अधिकार में था। वणिक वर्ग यानी व्यापारिक वर्ग के अधिकार में यहाँ का शासन था, ऐसा निष्कर्ष के आधार पर कह सकते हैं। अब यहाँ की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए उन इतिहासकारों के बाद में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि शासन सत्ता किसके हाथ में थी, वणिक वर्ग में, क्योंकि व्यापार ही यहाँ पर प्रधान था। अब बात करते हैं हम यहाँ की शासन व्यवस्था की या सामाजिक व्यवस्था की। वो स्थिति थी, अब है समाज में किस तरह की व्यवस्था चल रही थी। नंबर 1, पिछली क्लास में हमने देखा था कि यहां पर शासन जो है वो कैसा है, मात्र सत्तात्मक। शासन व्यवस्था कैसी है, पहला बिंदु अगर बात करें तो वो क्या है हमारा, मात्र सत्तात्मक। यानी समाज में या परिवार में, परिवार या घर का मुखिया जो था वो कौन था, स्त्री हुआ करती थी, माता हुआ करती थी। जो घर की जो थी मुखिया वो महिला हुआ करती थी। तो ये मात्र सत्तात्मक कैसा था, समाज था। पहला तथ्य यही निकल कर आता है। नंबर अगली बात करें कोई और चीजें जो है, तो समाज में केवल और केवल जो, यानी कुछ विद्वानों ने कहा है कि पुरोहित वर्ग था, कुछ ये था, तो केवल ये 2-3 वर्ग नहीं थे, बहुत से वर्ग अस्तित्व में थे। तो अनेक वर्ग थे। पहली दूसरी बात हमारे सामने क्या आती है कि समाज में क्या थे, अनेक वर्ग थे। जैसे एक तो पुरोहित हो गया, नंबर 1 तो कौन सा हो गया, पुरोहित वर्ग। इसके अलावा जो बात करते हैं व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, शिल्पी हैं, वो भी प्रमुख थे। इनका एक अलग से वर्ग था, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे जो कपड़े बुनते थे। तो ये विभिन्न वर्ग समाज में अस्तित्व में थे। जैसे आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, हुआ करते थे, अब तो नहीं है खैर, किंतु यहां पर ये पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और बाद में इन्हीं से व्यवसाय के आधार पर ही इनका निर्धारण कर दिया गया कि इनका कार्य यह है, ये ब्राह्मण हो गए, ये क्षत्रिय हो गए, ये वैश्य हो गए। इसी आधार पर ऐसा अनुमान लगाते हुआ है। अगली बात करें सिंधु सभ्यता के समाज के लोगों की, तो युद्ध प्रिय नहीं थे। ये युद्ध प्रिय बिल्कुल भी नहीं थे। क्योंकि किस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि यहां से कोई धारदार हथियार, कोई तलवार या कोई चाकू इस तरह के कोई साक्ष्य कम मिले हैं तो बहुत अल्प मात्रा में मिले हैं, यानी ये युद्ध प्रिय नहीं थे। तो कैसे थे, शांति प्रिय। प्रश्न आ सकता है कॉन्सेप्ट रूप में कि युद्ध प्रिय थे या शांति प्रिय, तो शांति प्रिय थे ये। इसके अलावा अगली बात करें यहाँ समाज के बारे में, तो घर परिवार में जो था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। क्योंकि जानवरों की हड्डियां, मछली के अस्थिपंजर, इस तरह के कुछ अवशेष मिले हैं, उस आधार पर कह सकते हैं कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। कैसे थे, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी तो इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि देखिए
विभिन्न प्रकार की फसलें अन्न उपजाते थे, तो यानी ये शाकाहारी तो थे ही। साथ में कुछ जानवरों की हड्डियां, उनकी अस्थियां मिली हैं, उनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये मांसाहार भी यहाँ पर प्रचलित था। और समाज में वस्त्रों की बात करें, घर में अगर वस्त्र जो हैं वो सूती और दोनों ऊनी दोनों प्रकार के थे, क्योंकि प्राचीन भारत से ही मौसम तो ऐसा ही रहा है, सर्दी और गर्मी का। इस कारण से यहाँ पर सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। सूती व ऊनी वस्त्रों के दोनों प्रकार थे। साथ ही आभूषण भी स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। स्त्री आभूषण भी थे और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। यानी ऐसा नहीं है कि केवल और केवल स्त्रियां प्रयुक्त करती थी आभूषणों को, पुरुष भी यहां पर आभूषण का प्रयोग करते थे इस सिंधु सभ्यता में। अब देखिए, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण घर परिवार के समाज की बातें। अब देखिए, समाज में कुछ परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, जिनमें सबसे प्रमुख जो इन यहाँ से हमें सबसे बड़ी चीज मिली है वो है इनके द्वारा जो अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, या शव को, व्यक्ति को मरने के बाद उसको जलाने दफनाने की जो क्रिया थी, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो काफी स्थानों पर कुछ अलग अलग उसमें मिला है। और उनको हम विस्तार से चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत रहती है कि अंत्येष्टि क्रिया में क्या क्या कुछ नयापन था यहाँ पर। तो व्यवस्था में हम देख रहे हैं अंत्येष्टि क्रिया। अब देखिए, अंत्येष्टि क्रिया यानी व्यक्ति के मरने के बाद किस तरह से उसका शरीर का खत्म किया जाता था, उस शरीर को, उसको करने के 2-3 तरीके प्रचलित थे। सबसे पहले हम बात करें, नंबर पहला जो तरीका है वो है पूर्ण समाधान, यानी जो शव था उसको कंप्लीटली खत्म करना, और यानी उसको दफनाना पूरी तरह। जैसे शव है, मरने के बाद उसको ले जाते थे और कब्र में उसको दफनाते थे, तो उस क्रिया को कहा है पूर्ण समाधान, यानी शव को पूरी तरह खत्म करना, पहली क्रिया। अब देखिए, दूसरी और क्रियाएं जो है, 3 क्रियाएं हम देखेंगे। एक तो होगी पूर्ण, दूसरी होगी आंशिक। आंशिक में क्या करेंगे, शव को पहले छोड़ देंगे खाने पीने के लिए, फिर उसको दफना देंगे बची हुई हड्डियों को। और इसके अलावा एक कलश समाधान था, उसमें शरीर को जला देंगे, बची हुई अस्थियों को एक कलश में रख के दबा देंगे। तो 3 प्रकार के हैं पूर्ण समाधान। सबसे पहले हम देखते हैं, यानी पूर्ण समाधान। अब जो शव था उसको लिटाने की, यानी जो मरा हुआ व्यक्ति उसकी कब्र खोदकर उसको जो लिटाने की क्रिया थी, वो एक विशेष दिशा उन्होंने चुनी थी कि जिस दिशा में व्यक्ति परलोक गमन करता है, वो इन्होंने एक विशेष दिशा चुन रखी थी। तो शव जो था, इसके बारे में बात करते हैं। शव को उत्तर से दक्षिण दिशा में, शव को किस तरह से सुलाया जाता था, लिटाया जाता था? उत्तर में सिर होता था और दक्षिण में उसके पैर होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। नंबर 1, सभी जगह ऐसा मिला है, किंतु हड़प्पा जो है वहां से देखिए एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें इसको उल्टा लिटाया गया है, शरीर उल्टा लिटाया गया है, यानी पैर तो है उसके उत्तर की तरफ और सिर है दक्षिण की तरफ। कहां से मिला है? हड़प्पा से प्राप्त कब्र। और उस कब्र की क्या विशेष बात है? शव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर दिशा में उसको लिटाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि ये कब्र किसी सिंधुवासी की नहीं थी, ये कोई विदेशी आदमी था जो यहां पर पहुंच गया था और उसकी जो कब्र है उसको विशेष ध्यान या विशेष अलग रखने के लिए कुछ उसको उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ लिटाया गया था। तो ये कहां से मिली हुई है? हड़प्पा से। ये एक विशेष बात है कि दक्षिण से उत्तर की ओर कब्र कहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा लोथल की बात करें जो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे प्रमुख बंदरगाह था इस काल का, गोदीबाड़ा जहां से मिला है, उसकी बात करें तो वहां पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर एक कब्र मिली है। लोथल से क्या मिला है विशेष? लोथल से जो कब्र प्राप्त हुई है वो पश्चिम से
पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी पूर्व में उसका सिर है और पश्चिम में उसके पैर हैं। ये कब्र कहां से मिली है? लोथल से मिली है ऐसी एक कब्र। और एक इसके अलावा यहां से एक पूर्व से पश्चिम के अलावा भी मिली और साथ में करवट लिए हुए भी हैं। एक कब्र में क्या है? सब करवट लिए हुए मिला है। हो सकता है किसी ने उसको कोई विशेष परिस्थिति रही होगी या कोई कारण रहा होगा जिस कारण से ऐसा किया गया। ये दोनों चीज कहां से मिली है? लोथल से। लोथल से पूर्व से पश्चिम की तरफ दफनाया गया है और साथ ही करवट लिए हुए व्यक्ति की कब्र भी मिली है। और लोथल से एक विशेष चीज और मिली है जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, युग्म समाधान। क्या मिला है? युग्म समाधान का मतलब हो गया यहां पर कि स्त्री और पुरुष दोनों की एक साथ उनको लिटाया गया है मरने के बाद। तो ऐसा माना जाता है, इसके पीछे ये लॉजिक है, इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि ये कहीं सती प्रथा का उदाहरण है। प्राचीन काल में व्यक्ति मरा और उसके मरने के बाद उसकी पत्नी, या हो सकता है औरत मरी और उसके बाद उसके पुरुष ने भी साथ में जाने की इच्छा जताई हो, इसलिए ये सती प्रथा का उदाहरण भी माना जाता है, जो कहां से निकला है? लोथल से। अब ये तो कह नहीं सकते कि वो सती हुई या व्यक्ति सता हुआ, जो भी हुआ, पर किंतु लोथल से मिला है ऐसा युग्म समाधान। तो इस आधार पर ये कुछ नई तथ्य मिला है शव के बारे में। एक विशेष चीज, एक R37 नाम से एक कब्रिस्तान मिला है इस सभ्यता में, हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान का नाम ही रख दिया गया, R37 कब्रिस्तान। कहां से मिला है? हड़प्पा से। इसमें देखिए एक बहुत सारे शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि ये कब्रिस्तान रहा होगा, या फिर ऐसा भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इस सभ्यता के साथ ऐसा हुआ अचानक से कि सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठे थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। कोई अकाल हो सकता है, कोई बाढ़ हो सकती है, कोई प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है, उस कारण से इन सब लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए R37 कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ही एक और कब्रिस्तान मिला है, एक दूसरा मिला है जो हड़प्पा की बाद का है। तो ध्यान रहे, हड़प्पा परवर्ती, हड़प्पा से परवर्ती यानी बाद का। जिसका नाम रखा है एच। ध्यान रहे, हड़प्पा से एक परवर्ती काल का, हड़प्पा के बाद का काल का एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम रखा गया है एच। R37 जो कब्रिस्तान है वो हड़प्पा कालीन ही है, जो कहां से मिला है? हड़प्पा से, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगली बात करें, एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो है, देखो ये पूर्ण समाधान में चल रहे हैं और इसी में कोई एक और तथ्य है, वो है एक कुत्ते के साथ में इंसान को दफनाया गया है। यानी कुत्ते, जो इंसान की कब्र मिली है उसी के साथ में कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी कहां से मिले हैं? ये रोपड़ से। कुत्ते के साथ मनुष्य की कब्र। कहां से मिली है? और रोपड़ से। ध्यान रहे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें याद करने हैं इसमें। रोपड़ से क्या मिला है? कुत्ते के साथ में इंसान को दफनाया गया। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को कुत्ता प्रिय रहा होगा या कुत्ते को व्यक्ति प्रिय रहा होगा, किसी को भी कोई प्रिय था। उन दोनों को साथ में दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? रोपड़ से। तो देखिए, पूर्ण समाधान की बात करें, पूर्ण समाधान का मतलब होता है व्यक्ति के शरीर को पूरी तरह दफनाया जाना या जलाया जाना। तो ज्यादातर जो सिंधु सभ्यता मिले हैं, उत्तर से शव दक्षिण दिशा में, उत्तर में सिर होता था, दक्षिण में उसके पैर होते थे। नंबर 2, हड़प्पा से एक कब्र मिली है जो बिल्कुल विपरीत दिशा में है, यानी उसके सिर तो है दक्षिण में और पैर है उत्तर में। यानी ये किसकी कब्र है? कोई विदेशी व्यक्ति की कब्र है जो मेसोपोटामिया से आया होगा। लोथल से एक कब्र प्राप्त हुई है जो पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में उसका डायरेक्शन है। पूर्व में उसका सिर है, पश्चिम में पैर है, और साथ में एक कब्र और मिली है जो करवट लिए हुए व्यक्ति मिला है।
लोथल से युग्म समाधान यानी सती प्रथा का उदाहरण कह सकते हैं R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से, और हड़प्पा से ही H नामक कब्रिस्तान मिला है जो बाद में हड़प्पा काल के बाद का है। कुत्ते के साथ मनुष्य की कब्र रोपड़ से मिली है। तो ये था पूर्ण समाधान। अंत्येष्टि क्रिया में हम चल रहे हैं। पूर्ण समाधान के बाद अब देखते हैं कुछ और जो तरीके थे दफनाने और जलाने के। तो नंबर 2 बात करें तो वो है आंशिक समाधान। इसमें कोई खास बात नहीं है, इतने तथ्य नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है इसको समझने के कि व्यक्ति का जो शरीर होता था उसको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया था पशु पक्षियों के खाने के लिए, और उसके बाद में उसको जो बचा कुछ अवशेष थे उसको दफना दिया जाता था। तो पशु पक्षियों को खाने के बाद पशु पक्षी खा लेते थे और उसके बाद जो अवशेष बचते थे उनको दफना दिया जाता था। और ऐसा साक्ष्य कहां से मिलता था? ज्यादातर हड़प्पा से। महत्वपूर्ण नगर है हड़प्पा। और नंबर 3 से जो बात करें कलश समाधान, इसमें क्या होता था, व्यक्ति के शरीर को पहले जला देते थे और जलाने के बाद जो अवशेष बचते, हड्डियां बचती, उनको एक कलश में रखकर दफना देते थे, मिट्टी में गाड़ देते थे। यानी जलाने के बाद अवशेष को कलश में दबाना, गाड़ना या दबाना, ये मिला है। ऐसा जो अवशेष हैं वो कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। तो देखिए ये हमारी अंत्येष्टि क्रिया पूरी हो चुकी है इस काल की, कि किस तरह से व्यक्ति के, इंसान के साथ जो अंतिम क्रिया की जाती थी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आंशिक समाधान पशु पक्षियों के खाने के बाद दफनाने के अवशेष मिले हैं हड़प्पा से, और कलश यानी मरने के बाद उसको जला दिया, जलाने के बाद जो कुछ अस्थियां बची उनको कलश में गाड़ देते थे। ऐसा अवशेष कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अब कुछ यहाँ के शिल्प की बात करते हैं। इस समाज में कुछ शिल्पकारी थी, कुछ मृद भांड थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो मृद भांड है, बर्तनों की बात करें, मृद भांड मतलब बर्तन जो है वो गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी के होते थे। मिट्टी तो थी, गाढ़ी थी, लाल चिकनी मिट्टी के बनते थे और जिन पे काले रंग का चित्रण किया जाता था। अगर मृद भांडों की बात करें तो कैसी? गाढ़ी जो मृद भांड बनाए जाते थे वो गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी से, और ऊपर काले रंग से चित्रण। चित्रण कैसा होता था? काले रंग से उनके ऊपर कोई चित्र बनाए जाते थे। इस काल की बात है। और जो चित्र होते थे वो ज्योमिति होते थे, यानी रेखा गणित, यानी आड़ी तिरछी रेखाएं बनती थी। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति का चित्र बना दिया या कुछ और बना दिया। तो चित्र जो हैं ज्योमितीय, यानी केवल कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती थी त्रिभुज टाइप में, या कोई एक दूसरे को क्रॉस काटती हुई ऐसी रेखाएं बनती थी। ऐसे मृद भांड मिले हैं। किंतु एक विशेष चीज है लोथल। लोथल से एक मृद भांड मिला है। कहां से? उस पे कुछ विशेष चित्र मिले हैं। क्या चित्र मिला है? कि एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है और आकाश में एक चिड़िया है, चिड़िया के मुंह में रोटी है। तो एक कहानी थी ना जातक कथाओं, उनसे ये समीकरण होता है, जातक कथाओं से मिलता जुलता है। पंचतंत्र की कहानियां हैं कि आकाश में एक लोमड़ी है और आकाश में एक चिड़िया या कबूतर है, जो भी था, कौवा था, नीचे लोमड़ी है, उसको कहती है मीठा गाना गाओ, अच्छा गाना गाते हो, आपकी राग बहुत सुंदर है। वो मुंह खोलता है, चोंच से रोटी गिरती है, लोमड़ी खाकर भाग जाती है। तो ऐसी पंचतंत्र की कहानी का यहाँ पर समीकरण मिलता है लोथल से। तो एक मृद भांड मिला है लोथल से। क्या मिला है? मृद भांड पर पेड़ के नीचे लोमड़ी, पेड़ के नीचे तो क्या है? लोमड़ी। और आकाश में क्या है?
पक्षी है, कोई भी पक्षी हो सकता है वो। तो ऐसा चित्र कहाँ से मिला है मृत भांड पर? लोथल से ऐसा चित्र मिला है। इसके अलावा हड़प्पा जो है वहां से भी एक विशेष चित्र मिला है, एक इंसान का और बच्चे का चित्र बनाया हुआ है। कहां से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा से एक मृत भांड प्राप्त हुआ है जिस पर किसका चित्र है? मानव यानी इंसान व बच्चे का चित्र मिला है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि गाड़ी लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन बनते थे, काले रंग से उनके ऊपर चित्रण होता था, किंतु चित्र ज्यादातर इंसानों के नहीं होकर ज्योमिति आड़ी तिरछी रेखाएं हुआ करती थी। लोथल से जो है एक विशेष मृत भांड मिला है जिसपे एक पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है और आकाश में एक पक्षी है जिसके मुंह में रोटी है। और हड़प्पा से जो मृत भांड प्राप्त हुआ उस पे मानव और बच्चे दोनों का चित्रण मिलता है। ये मृत भांडों की प्रमुख बात थी इस काल के। इसके बाद जो हम बात करते हैं कुछ यहाँ की शिल्पकारी की या कलात्मक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कलात्मक अवशेष, यानी यहां इनके द्वारा कौन कौन सी कलाएं की गई, तो एक एक के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, हड़प्पा। क्या मिला है? मूर्ति मिली है। किसकी? सिर विहीन, यानी बिना सिर वाली इंसान की मूर्ति मिली है। कहां से? हड़प्पा से। इसके अलावा नंबर 2 बात करें, हड़प्पा से ही एक चीज और मिली है। हड़प्पा से ही क्या मिला है? दूसरी चीज, नटराज मूर्ति मिट्टी की है, नटराज की मूर्ति मिली है। यानी जो शिव हैं उनको नृत्य मुद्रा में, जो नटराज शिव हैं, यानी देखा होगा जो नृत्यरत जो मुद्रा मिली है उस मुद्रा में एक हड़प्पा से मूर्ति मिली है। ऐसा पूरी तरह स्पष्ट छवि नहीं है किंतु उस समीकरण उसके साथ ही किया जाता है। तीसरे कलात्मक अवशेष की बात करें तो हम करते हैं मोहनजोदड़ो से। वो हम पहले बात कर चुके हैं। कांस्य नर्तकी, मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति, यानी कांस्य की एक नृत्यरत लड़की की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से ही एक पुजारी का सिर मिला है। मोहनजोदड़ो से ही क्या मिला है? पुजारी का सिर। केवल सिर मिला है, खोपड़ी मिली है। और कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और नंबर 5वां बात करें, कालीबंगा का नाम आएगा। तो कालीबंगा से भी एक चीज मिली है। वो क्या है? एक कांसे की जो मूर्ति मिली है और किसकी है? बैल की है, वृषभ की है। कांस से निर्मित वृषभ यानी बैल। अगली बात करें छठी, तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक दायमाबाद है और दायमाबाद से तांबे का एक रथ मिला है और रथ चलाते हुए मानव की आकृति मिली है। कहां से? दायमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र, जो अंतिम छोर है दक्षिणी भारत का इस सिंधु सभ्यता का। तो ताम्र किसका बना है? तांबे से निर्मित क्या मिला है? रथ, मानव चलाते हुए, यानी चला कौन रहा है उसे? एक इंसान चला रहा है और तांबे का बना हुआ है। कहां से मिला है ये? दायमाबाद, महाराष्ट्र से। तो ये थी सिंधु सभ्यता की प्रमुख सामाजिक स्थिति। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता के एक एक जो नगर हैं, यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, जो भी इनके यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, कहाँ ये स्थित हैं, कौन सी नदी इनके किनारे हैं, कहाँ पर उत्खनन किसने किया है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।